गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सब? अच्छे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है दूसरा, और उस दूसरे चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण, जिसमें हमने अम्लों के बारे में, उनकी भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, उनके उपयोग सबको बता दिया, और क्षारकों के बारे में भी कल कंप्लीट कर दिया। आज हम बात करेंगे अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया। अम्ल क्षारक के बीच अभिक्रिया। अम्ल क्षारकों से क्रिया करके अम्ल क्षारकों से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, तथा लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं। लवण व जल का निर्माण करते हैं। तो आइए बात करेंगे, जैसे कि इसके और इस प्रकार की अभिक्रिया जो है, और इस प्रकार की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल है एक क्षार लिया NaOH, और एक अम्ल लिया HCl, और इसकी Na की Cl के साथ अभिक्रिया हो जाएगी, ये आपको पता ही है, NaCl, और जो शेष बचा हुआ है वो होगा H2O। तो ये लवण प्राप्त हुआ, लवण नमक के रूप में, और ये हुआ जल। ये है अम्ल और ये है क्षार। जब किसी अम्ल को जल में विलय किया जाता है, इसका दूसरा पॉइंट है, ये इसका पहला पॉइंट मान लो, और दूसरा पॉइंट है इसका, जब किसी अम्ल को जल में
विलय किया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये याद रखेंगे। और उत्पन्न तथा विलयन के ताप में वृद्धि हो जाती है। तथा विलयन के ताप में वृद्धि हो जाती है। बस ये एक तरीके से प्रभाव आ जाता है कि अम्लों को यदि जल में वियोजित किया जाए तो उसकी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप उसकी प्रकृति पर यानी कि उसके विलयन जो बनेगा उसके ताप में वृद्धि हो जाएगी, अर्थात वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला हेडिंग हमारे पास में, चलो इसे नोट कीजिए इतना। इसके बाद हम पढ़ेंगे सूचक। सूचक का मतलब सूचना से है और इसे बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स ठीक, तो पूरी स्पेलिंग लिख दो। इंडिकेटर्स होते क्या है? वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु से या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है। सूचक कहलाते हैं। सूचक कहलाते हैं। सूचक कहलाते हैं। सूचक निम्न प्रकार के होते हैं। सूचक निम्न प्रकार के होते हैं।
जैसे नंबर 1 अगर हम बात करेंगे तो प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर्स। इस प्रकार के सूचक प्रकृति में पाए जाते हैं। इस प्रकार के सूचक प्रकृति में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं जैसे कि पौधों में, प्रकृति में पाए जाने वाले लिख दो, पाए जाने वाले पौधों में पाए जाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों में पाए जाते हैं। जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी आदि। लाल पत्ता गोभी, हल्दी आदि। ठीक है। इसके बाद अगला सूचक है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक इस प्रकार के सूचक संश्लेषित सूचक कहलाते हैं, या प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले, प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले सूचक संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। उदाहरण लिखेंगे। तो एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि प्रयोगशाला में कौन कौन से होते हैं। एक तो लिटमस है, और दूसरा फेनोल्फथालीन है, मेथिल ऑरेंज भी है, मेथिल ऑरेंज, और एक है फेनोल्फथालीन। ये प्रयोगशाला में इंडिकेट्स का काम करते हैं, और जो भी क्रियाओं में बड़े बड़े प्रयोगशालाओं में किसी भी आविष्कारक में किसी कलर को, किसी के स्वाद को, उस चीज को चेक करने में इनका प्रयोग किया जाता है। ये मेथिल ऑरेंज है। लिटमस का तो पेपर भी होता है, जैसे लिटमस पेपर होते हैं, और रेड, ब्लू और भी अलग कलर के जैसे कि कलर होते हैं, येलो। तो इनमें प्रभाव होता है, और प्रभाव डालने के बाद किसी पदार्थ की प्रवृत्ति जो होगी अम्लीय है, और उसकी क्षारकीय से अभिक्रिया होगी, तो उसमें कलर चेंज होगा। यानी कि
अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहे थे, तो ये लिटमस पेपर वही है जो प्रयोगशाला में मिलता है। ठीक है, नोट कीजिए। तीसरा है गंधयुक्त सूचक। गंधयुक्त सूचक विशिष्ट गंध द्वारा, इसमें लिखना होगा विशिष्ट गंध द्वारा विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल व क्षारक को, अम्ल व क्षार को पहचानने में प्रयुक्त होने वाले सूचक, पहचानने में प्रयुक्त होने वाले सूचक गंधयुक्त सूचक कहलाते हैं। गंध युक्त सूचक कहलाते हैं। उदाहरण है इसका वैनिला। वैनिला है, प्याज है, वैनिला, प्याज व लौंग आदि, ये लौंग है, लौंग आदि। अगला हेडिंग चौथा है सर्वव्यापी सूचक। ये बहुत मोस्ट है, सर्वव्यापी सूचक। लिखेंगे विभिन्न प्रकार के सूचकों को, विभिन्न प्रकार के सूचकों को एक दूसरे में मिलाकर एक मिश्रण निर्मित किया जाता है। मिश्रण निर्मित किया जाता है जिसमें हाइड्रोजन की विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है।
जिसे सर्वव्यापी या सार्वत्रिक, सर्वव्यापी या सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। इसके उदाहरणों की बात करेंगे तो उदाहरण इसके रंगों से है। जैसे गहरा लाल अम्लीय होगा और हल्का लाल भी अम्लीय होगा। जैसे कि गहरा लाल अम्लीय और गहरा नीला क्षारीय। गहरा नीला कैसा होगा? क्षारीय। आदि नोट्स कीजिए। अगला हेडिंग है हमारा पीएच परिसर। पीएच परिसर इसे बात करेंगे तो हम किसी अम्लीय क्षारक के सूचक में रंग में परिवर्तन किसी निश्चित समय तक, सीमा तक ही कर सकते हैं और वो निश्चित समय ही पीएच परिसर कहलाता है। सीमा ही परिसर कहलाता है, पीएच परिसर। तो हम इसमें बात करेंगे किसी अम्ल क्षारक सूचक के, किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर न होकर, किसी निश्चित पीएच पर न होकर, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन इन्स मटेरियल। कुछ भी पदार्थ होगा जिसमें हाइड्रोजनों के आयनों की संख्या होगी तो उसे पीएच बोलते हैं, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच पर न होकर एक निश्चित सीमा में होता है, एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे पीएच परिसर, पीएच परिसर पीएच परिसर कहते हैं। परिसर कहते हैं। जैसे कि एक तरफ हम लिख देंगे पीएच और नहीं, एक तरफ लिख देंगे हम सूचक और एक लिख देंगे पीएच परास। पीएच परास। यदि पहली बात कर देंगे तो मेथिल ऑरेंज की है। मेथिल ऑरेंज
और मेथिल ऑरेंज जो है इसका परिसर ओनली 3.1 से 4.4 होता है। अगर इसकी अम्लीय प्रवृत्ति की बात करें, अगर इसके अम्लीय प्रवृत्ति की बात करें तो यह हल्का सा पीला होगा। पीला तो क्षारीय होना चाहिए, लाल होगा, और क्षारीय जो होगा ये पीला होगा। ठीक है, इसे भी नोट कर लेंगे। ये भी हेडिंग ही है, अम्लीय क्षारीय। और मेथिल ऑरेंज हो गया। तीसरा हमारा है लिटमस पेपर। लिटमस का परास जो होता है वो 5.0 से 8.0 है, हद है। अगर इसकी संख्या, ये अम्लीय प्रवृत्ति जो लाल है, और वैसे कैसे होगी बताया था, नीला लिटमस या लाल लिटमस, ये नीला होगा। एक था फिनोफ्थिलीन, फिनोफ्थिलीन, इसका पीएच परास है 8.3 से 10.0 था, यानी कि 8.3 से हद है। अगर इसकी बात करेंगे 8 पॉइंट यानी कि 7 पॉइंट से नीचे ऊपर ऊपर की संख्या सभी क्षार की होती है, तो ये कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। और बाकी क्षारीय की बात करेंगे तो ये नीले पीले को भी छोड़कर कलर कैसा देगा, गुलाबी कलर देगा। ठीक है ना। और इसमें एक चीज और मिला है, एक चीज है पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। आपने पढ़ ली किसी भी पदार्थ की, हमने तुम्हें बताया कि 4 तरीके के क्या होते हैं, सूचक होते हैं। और पहला वाला नेचुरली, प्रकृति में, जैसे जिस प्रकार का जो भी होगा पौधों में पाए जाने वाला। किसी पौधे में कोई भी लक्षण कि किसी की प्रवृत्ति क्षार की होती है, किसी की अम्लीय होती है, तो वो पौधों में पाए जाने वाला, तो इसलिए उसे नेचुरल इंडिकेटर्स कहा गया है, यानी कि प्राकृतिक सूचक। मगर दूसरा सूचक था हमारे पास में, दूसरा सूचक संश्लेषित सूचक। अब संश्लेषण करना किसी भी चीज का, तो जैसे कि प्रयोगशाला में बहुत सारे लिटमस और बहुत सारे क्या मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन, इन पदार्थों को इस्तेमाल करने से पहले कि किसका कितना पीएच परास के अनुसार, कि अगर मेथिल ऑरेंज को लाल रंग का लेंगे तो समझ लो हमने अम्लीय प्रकृति का उठा लिया, और पीले कलर का उठाएंगे तो हमने समझ लो वो कैसे उठा लिया, क्षारीय प्रवृत्ति का। ऐसे लिटमस होता है, अगर नीला उठाया तो लिटमस पेपर नीला है तो वो कैसा है, क्षारीय प्रवृत्ति का। अगर वो लाल है तो कैसा है, अम्लीय प्रवृत्ति का। इस तरीके से हम इन्हें पहचान लेंगे। और तीसरा, जैसे ही इसमें था हमारे पास में गंधयुक्त सूचक, और गंधयुक्त सूचक जो है उसमें किसी की भी प्रवृत्ति को गंध यानी कि सूंघ जिसे बोलते हैं उसके द्वारा हम क्या पता लगा देते हैं, जैसे कि वेनिला है और प्याज है, लौंग है आदि। सर्वव्यापी सूचक में भी इसी प्रकार का है, जो अम्लीय और क्षारीय की प्रवृत्ति के अनुसार किसी पीएच परास पर बताया जाता है उनके रंगों के आधार पर। ठीक है ना। यहाँ पे हमने तुम्हें पढ़ाया पीएच परिसर, और पीएच परिसर किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन या किसी निश्चित पीएच पर न होकर एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे पीएच परिसर कहते हैं। और ये सारी कंडीशन आपके सामने रख दी है। इनसे उठते हैं आपके लिए बहुविकल्प, 1 या 2 बहुविकल्प आने की संभावना होती है। और कल हम लेकर आएंगे आपके लिए जल का आयनिक गुणनफल, किसका, अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति के साथ। सभी तो लगे रहिए वीडियो में, और निरंतरता, रेगुलर। देखिए अपने जीवन काल में हमें 2 चीज को जरूर निभाना चाहिए। मैं जब भी पढ़ाने की सोचता हूं तो मैं बताता हूं सभी से भी, अपने स्टूडेंट से भी,
कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो दो चीज को लगा के रखो, और वे है फर्स्ट ऑफ ऑल आर है, फर्स्ट आर कहता है कि रेगुलर, और दूसरा आर कहता है रिवीजन। जिस चीज को रेगुलरिटी देते हैं तो हमारे अंदर एक हैबिचुअल एक्शन पैदा हो जाता है, और फिर दूसरी बात यह है कि जो हमने पहले कर चुके, जो हम पर आता है, उसका रिवीजन करना, अभ्यास करना जरूरी होता। तो जिसके कारण हम क्या होते हैं, हमारे रेगुलरिटी से हमारा हैबिचुअल एक्शन और जो स्टडी के पॉइंट बने रहेंगे। आदत डालनी हो तो पढ़ाई की डालो, ना तो अन्य किसी भी आदत से हमें नुकसान होगा, पढ़ाई की आदत से हमें हमेशा बेनिफिट्स या कोई ना कोई किसी प्रकार का भी लाभ उत्पन्न होगा। पता नहीं कहीं पर कौन सा क्वेश्चन कहां पे ध्यान दे जाए, तो इसलिए ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए। दैट्स ऑल, टुडे इज माय क्लास। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स एंड गुड नाइट।